अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम 3 बड़ी खबरें ला रहे हैं कि क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जेल में किसी अहम शख्सियत ने मुलाकात की है। ये क्या कहानी है, क्या मामला है, क्या माजरा है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि क्या वकला अब तमाम सूबाई हाई कोर्ट से इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ रजू करने जा रहे हैं। ये क्या बड़ी अहम पेशरफ्त है। और मौलाना फजल रहमान साहब आज अपना ट्रिप का पत्ता खेलेंगे और किस चीज़ पर उसमें कुछ ना कुछ तय पा गया है जो अब आने जा रही है, वो बहुत अहम है। तो चलिए हम स्टार्ट लेते हैं। कहाँ से लें? मौलाना फजल रहमान साहब से लेते हैं। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब, आपको पता है अब JUF एक अपना आइनी तरमीम का मसवदा तैयार कर रही थी। JUF के जो अहम कानूनदान हैं और सेनेटर हैं, वो उनका कानूनी दिमाग भी हैं, वो हैं कामरान मुर्तज़ा साहब। वो इस मसवदे पे उन्होंने काम किया और उन्होंने मसवदा कल मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले कर दिया था। अब मौलाना फजल रहमान साहब उस मसवदे को मोस्ट लाइकली आज पब्लिक कर सकते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, या वो कल मैक्सिमम कर देंगे। इस मसवदे में जो सबसे अहम चीज़ है वो क्योंकि बेशक के कामरान मुर्तज़ा साहब सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर भी रहे हैं और ये आसमा जहांगीर ग्रुप की तरफ से रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त तमाम सूरत हाल की नज़ाकत को समझते हैं। उनको वकला के मूड का अंदाज़ा है और उनको मालूम है कि इस वक्त जो आसमा जहांगीर ग्रुप के जो करता धरता लोग हैं, वो किस तरह से आसमा जहांगीर साहिबा मरहुमा के, जो कि बहुत ही बड़े स्टेचर की खातून थी, मैं तो उनको अपनी आज भी रूहानी माँ मानता हूँ आइडियोलॉजी के लिहाज से। तो उन्होंने जो विरसा छोड़ा उसको बर्बाद करके रख दिया उनके इन नाम लेवा सो कॉल ने। उन्होंने उस विरसे को इस्टेब्लिशमेंट के आगे बेचा, DHA से मुआहदे किए, जिसे कहते हैं ना जर्नलों के बूट पॉलिश किए। वो जो भी गंदा काम कर सकते थे ना, जो आसमा जहांगीर कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उनके नाम लेवा इस पस्ती में गिरेंगे, इस गलाजत में जाके नहाएंगे और मुंह अपना डुबोएंगे, वो सब कुछ उन्होंने करके दिखाया इस पिछले कुछ अरसे में। तो इस वजह से अब नज़र आ रहा है कि अब आसमा जहांगीर ग्रुप जो है, वो जो बेसिकली आसमा जहांगीर ग्रुप नहीं है, उनके नाम को बेच रहे हैं इस वक्त, जो बाकायदा बेच रहे हैं। उनके नाम के जो सौदागर हैं वो अब जवाल पजीर होने जा रहा है और वो जवाल पजीर होता नज़र आ रहा है। तो इस बात का अंदाज़ा बखूबी कामरान मुर्तज़ा साहब को भी है और इसीलिए अब उन्होंने ये देखा है कि बजाय इसके कि वो मौलाना फजल रहमान साहब को उस गाड़ी पे चढ़ा दें जो जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए चल रही हो और चीफ जस्टिस काजी फायसा को नवाजने के लिए चल रही हो, तो वो उन्होंने एक बड़े सेन वाइस के तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब को अब तक बड़ा तरीके से कानूनी तौर पे इस गेम में खिलाया है। तो उसमें अब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें एक तो ये है कि सबसे बड़ा जो अहम जो ट्रिप का पता होगा वो होगा कि क्या वफाकी आइनी अदालत में मौलाना इतफाक़ कर देंगे। तो वो ज़राए कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब कुछ चेंजेस के साथ उस पर इत्तफाक हो रहा है। जो पहले था कि आइनी बेंच बना लें इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, शायद वो ना हो पाए, लेकिन एक वफाकी आइनी अदालत के क़याम के ऊपर एक इत्तफाक होगा। लेकिन वो आइनी अदालत का ढांचा क्या होगा, उसमें जजेस की तादाद कितनी होगी, उसकी तैनातियाँ कितनी होंगी और वो कब से काम शुरू करेगी, उसका दायरा कार क्या होगा, ये सब कुछ अभी तय होना बाकी है। जो हुकूमत ने 26वीं आइनी तरमीम तजवीज़ की थी, इस्टेब्लिशमेंट ने जो मसवदा उनको बना के दिया था और इन्होंने टाउटों की तरह मसवदा लेके पार्लियामान में पेश करने की कोशिश की थी, उनको तो मौलाना ने बाय एंड लार्ज मुस्तरद कर दिया है। फिर बावजूद इसके कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो इस वक्त अब इस्टेब्लिशमेंट की B टीम और हुकूमत की C टीम और जिसे कहते हैं ना वो जिसका भी किरदार अदा कर रही है, उन्होंने तो जो अब आइनी मसवदा उन्होंने प्रपोज़ किया वो आलमोस्ट वही है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया हुआ है। लेकिन मौलाना एक कदरें मुख्तलिफ मसवदा ला रहे हैं। उसमें वो एक तो हाई कोर्ट के जजेस की जो पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र्स है वो मुस्तरद करने जा रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब ने खुल के कहा है कि भाई ये तो सारा खेल ही इस्टेब्लिशमेंट का है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा था, तो ये उनको टारगेट करने के लिए ये शिक डाली जा रही है। तो एक तो वो मौलाना उड़ाने जा रहे हैं।
दूसरा मौलाना उड़ाने जा रहे हैं जो हुकूमत की ख्वाहिश थी कि जी जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा फिर उसका सरबराह आइनी अदालत का चीफ जस्टिस होगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं होगा, तो वो भी मौलाना उड़ाने जा रहे हैं। फिर जो हुकूमत की थी कि जो पहला वफाकी आइनी अदालत का चीफ जस्टिस होगा उसका तकर्रुर वज़ीर-ए-आज़म और सदर करेंगे, मौलाना वो भी उड़ाने जा रहे हैं। और फिर इसके अलावा जो ये था कि जो सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने का जो मामला होगा वो वफाकी आइनी अदालत के पास चला जाएगा, मौलाना ये भी उड़ाने जा रहे हैं। फिर आर्टिकल 184(3) का जो दायरा कार था जो उसको भी अब जो जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट उसको कर्टेल करना चाह रही थी, मौलाना उस पर भी नहीं आए। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे मौलाना और JUF ने कम से कम जस्टिस मंसूर अली शाह को ये मैसेज दिया है कि हम आपको चीफ जस्टिस चाहते हैं। हमने हुकूमत को शर्त भी ये रखी है कि आप पहले नोटिफिकेशन करें जस्टिस मंसूर अली शाह का कि वो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, उसके बाद आइनी मसवदा टेबल कीजिए। और इस पर मौलाना ने जो बात ज़रा बताते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और राशिद जरदारी साहब को कही, उन्होंने कहा कि देखिए अभी आपको एक जेस्चर देना होगा कि ये तमाम आइनी तरमीमी पैकेज ये जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए नहीं है, और वो आप ऐसे दे सकते हैं वो जेस्चर कि आप पहले उनकी चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करें, उसके बाद आइनी तरमीम का मसौदा पेश करें, ताकि आप कह सकेंगे भाई हमने उनका रास्ता रोकने के लिए नहीं किया। बावजूद इसके कि सबको पता है हुकूमत ने तमाम का तमाम खेल जस्टिस मंसूर अली शाह और उनकी ज़ेर सरबराही अदलिया को तबाह करने के लिए गया था, और उसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल ने भरपूर हिस्सा डाला। आखिरी दम तक उन्होंने पूरी कोशिश की। कल बिलावल भुट्टो साहब ने एक बात की जो कि मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी। वो एक पाकिस्तान की ऐसी पार्टी के इस वक्त चेयरमैन हैं, पीपल्स पार्टी के, जिसने आईने पाकिस्तान बनाया, जिसमें रज़ा रब्बानी साहब जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट मौजूद हैं, फ़रतुल्लाह बाबर जैसे ज़ीरक लोग मौजूद हैं जो इंसानी हकूक़ और इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं। उस जमात के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कल कहते हैं कि हमें ये है कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो अदलिया के जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी आयरॉनिक जो उन्होंने कहा। पहली बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसका काम जजेस को कंट्रोल करना नहीं होता। हर जज इंडिपेंडेंट होता है और हर जज की बेंच के अंदर बैठे हुए उतनी ही हैसियत होती है जितनी बेंच के सरबराह या चीफ जस्टिस की होती है। चीफ जस्टिस का काम जजेस को कंट्रोल करना, उनकी माइंड को कंट्रोल करना है ही नहीं, उनके इख्तियारात को कंट्रोल करना है ही नहीं है। चीफ जस्टिस का काम है कि अदलिया को खुश असलूबी से चलाएं, अदलिया से इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाएं, अदलिया में कोई करप्शन ना आने दें, अदलिया में कोई मुदाखलत ना होने दें, शफाफ तरीके से जमहूरी तरीके से बेंचेस बनाएं, जजेस उसमें बैठ के केसेस सुने गैर जानिबदारी से और फैसले आएँ। ये चीफ जस्टिस का काम ही नहीं है जो आप कह रहे हैं। और इसका मतलब है आपको इसीलिए जस्टिस काजी फैसल अपील कर रहे थे जब वो चीफ जस्टिस बने कि वो अदलिया को तबाह कर रहे थे, जजेस को कंट्रोल कर रहे थे, जो जजेस इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं थे उनको साइडलाइन कर रहे थे, जो इस्टेब्लिशमेंट को की आंखों का तारा जजेस बन गए थे उनको अपने बेंचेस में डाल रहे थे। अगर फिर भी मामला कंट्रोल नहीं होता था तो ऑर्डिनेंस जारी करवा के कमेटी तुड़वा देते थे केसेस फिक्स करने की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली, तो इसलिए वो आपको करते थे सूट। तो वो तो अब जैसे कहते हैं ना एक आउट गोइंग चीफ जस्टिस साहब, तो वो एक जैसे कहते हैं ना बस हिस्ट्री है चीफ जस्टिस काजी फैसल। हिस्ट्री भी वो जो बहुत ही माजरत के साथ ऐसी काली तारीख होगी जिसका वो हिसाब कहलाएंगे कि क्या ही अब आप उस पर कहें। तो बहरहाल तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह को ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम आपका रास्ता रोकने में कम से कम JUF हिस्सा नहीं बनी। ठीक, तो ये एक मामला है, इसी तरह सब चीज़ें आगे चलेंगी। लेकिन जो अगली चीज़ है वो बड़ी अहम है, वो है कि अब जो वकला हैं और बड़े बड़े लोग हैं, अहम लोग हैं, वो पांचों हाई कोर्ट्स में इस आइनी तरमीम के आइडिया को और उस मुबैना आइनी तरमीम के मसवदे को चैलेंज करने जा रहे हैं। और ये ज़रा बता रहे हैं कि आज ही हो सकता है। अस्ताद मलिक साहब बड़े क्रेडिबल साफ़ी हैं, उनकी भी ये खबर है। इसमें कराची से मोस्ट लाइकली जो साबिक सिंध हाई कोर्ट बार के सदर हैं सलाउद्दीन अहमद साहब, वो होंगे पटिशनर। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब करेंगे। इसी तरह बड़े नाम लाहौर,
और जिसे कहते हैं कोयटा और पेशावर में भी ये पिटिशंस करेंगे। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं बाय द वे, ये वो जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब मकबरा बनवा रहे हैं ना, वो इंसानी हकूक़ का और बुनियादी हकूक़ का, ये उसके लिए वो जिसे कहते हैं ना, ये सामान लाया जा रहा है। इसमें तो खैर घास वगैरह शायद ये आगे वो उधर लॉन में लगना होगा, लेकिन बाद वो उसकी भी तामीर जारी है। तो एनीवे, तो ये तमाम बड़े नाम अब उस आइनी तरमीम के मसवदे को चैलेंज करने जा रहे हैं। अब हाई कोर्ट्स में जाने का मतलब ये है कि अभी इतना आसान नहीं होगा कि इसको आप प्रोसीड कर सकें, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, वो पता नहीं इसको टेकअप करते हैं या कैसे करते हैं, स्ट्राइक डाउन कर देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम हैं, वो चीफ जस्टिस हैं, और उन्होंने जिस तरह से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले में उन्होंने जिस तरह से अकामोडेट किया है इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान सियासी जमातों को और इलेक्शन कमीशन को, उससे लगता है कि वो भी शायद इसमें कोई इतनी नहीं होंगी। सिंध हाई कोर्ट में भी मामला इतना नहीं है, तो पेशावर और कोयटा देखा जा सकता है वहाँ पर भी किस तरह से चीज़ें चलती हैं, तो वो भी इतना आसान नहीं होगा। लेकिन एक लिहाज से एक वकला की एक विल नज़र आएगी कि हम ये आइनी मसवदा यूँ नहीं जाने देंगे कि आप यूँ रोनते हुए और आप आइनी तरीन मसवदा करें। लाइक देखिए ना, कितनी खौफनाक बात है कि पहले होता था लाइक जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल कमर बाजवा, उनको एक्सटेंशन चाहिए थी, उन्होंने एक्सटेंशन ली, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान को कहा कि 6 माह में कानून साजी करें वरना नहीं है, ठीक है। और उधर हुआ क्या, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी जमात को कह दिया वोट कर दें, पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया अपनी जमात को वोट कर दें, ठीक है। तो जमात की क़यादत की लेवल पे एक डील होती थी और एक सो कॉल्ड कंसेंसस से कौमी असम्बली में, सेनेट में वो कानून साजी हो जाती थी। इस्टेब्लिशमेंट कभी भी इस हद तक नहीं गई थी या उनको ये रास्ता नहीं दिखाया गया था कि आप अरकान असम्बली अगवा करके या उनके अहल खाना अगवा करके, जैसे रियाज फतेहाना साहब का ज़राए बता रहे हैं, बेटा अगवा हुआ है, ठीक है, उनको कहा जा रहा है बैरून मुल्क से आके वोट डालो, ठीक है। इसी तरह और एक पिछली दफ़ा एक और PTI के जो रुकन थे, उनकी बेटी और बीवी अगवा कर ली गई, ठीक है। तो इस हद तक कभी नहीं गिरे थे पाकिस्तान में लोग। अब जब मामला यहाँ पर आ गए हैं तो अब तो एक आप नया दोज़ख का दरवाज़ा खोल रहे हैं आइन और कानून साजी के अमल के ऊपर। क्या आपका नहीं मेजॉरिटी, आप अपोजिशन के लोग अगवा करवाएं और उनसे वोट करवाएं, उनके अहल खाना अगवा कराएं, वोट करवाएं, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से भी आप चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब का बेंच बनवाएं, वो आपको 63A का फैसला रिवर्स करके आपको हॉर्स ट्रेडिंग का लाइसेंस दे देंगे। क्या आप करें, मैं इसके लिए आपको अदालत से भी रास्ता बना देता हूँ, ठीक है। तो ये तो इतना खौफनाक मामला है, यानी कि आइंदा इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए भी नहीं होगा कि उनकी जो कैंगरू पार्टी होगी, जिसको उन्होंने अगर फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनाई होंगी, उसको असम्बली में मेजॉरिटी पूरी मिले, नहीं भी मिलेगी वो कहेंगे खैर है, आपको नहीं मेजॉरिटी मिली, हम आपको लोग उठा देते हैं, आप वोट करवाएं। इमरान खान साहब भी मानते थे, जो कि बड़ा ही शर्मनाक था कि उनके दौर में उन्होंने कोई असम्बली में कानून साजी करवानी थी तो उनको ISI की मदद लेनी पड़ती थी और जनरल फैज़ हमीद उनको पूरे करके देते थे बंदे, लेकिन वो फिर भी उनके अपने इत्तेहादी होते थे। अपोजिशन के लोगों को अगवा नहीं किया जाता था, उनके जैसे कहते हैं ना बीवी बच्चों को अगवा करवा के उनसे वोट करवाया नहीं जाता था। यहाँ पर तो अब एक नई रिवायत आप डाल रहे हैं कि अपोजिशन को आप उनकी क़यादत से डील करके टेम करके ना लाएं, आप अगवा करके ले आएँ वोट डलवाने के लिए। ये बड़ा ही खौफनाक चीज़ जन्म लेने जा रही है, यानी कि हुकूमत एक आइनी तरमीम करने जा रही है। पहली बात यह कि हुकूमत का अपना मैंडेट और उसकी लेजिटिमेसी क्वेश्चनेबल है फार्म 47 और फार्म 45 के डिस्प्यूट में, और उस चोरी से बचने के लिए वो कभी इलेक्शन एक्ट में तरमीम करते हैं, कभी रिटायर्ड जजेस का ट्रिब्यूनल का करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, जिससे मज़ीद क्लियर होता है कि इट मीन्स जो फार्म 45 और फार्म 47 का जो इल्ज़ाम है उसमें वज़न है, उसमें कुछ हकीकत है। तो वो हुकूमत फिर भी नहीं कर पा रही, और अब स्पीकर कौमी असम्बली फिर दूसरी दफ़ा ख़त लिख रहे हैं उस मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन को, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दे दिया कि उसने शफाफ इलेक्शन करवाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उस इलेक्शन कमीशन को स्पीकर साहब दूसरी दफ़ा ख़त लिख के कह रहे हैं जी वो आप रिजर्व सीटें हमें दें, ठीक है, कि हम ताकि वोट करवा सकें और वो आइनी तरमीम पास करवा सकें। कितना नीचे गिर रहा है पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान का इज्तिमाई शऊर, आप सोचिए इससे विल ऑफ द पीपल के साथ किस तरह खेला जा रहा है।
किस तरह उसको बर्बाद किया जा रहा है, किस तरह रोंदा जा रहा है, ठीक है। और उसमें माशाल्लाह से हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी चीफ जस्टिस काजी फैसला ने अब हिस्सा डाला प्रॉपर। एक उन्होंने 13 जनवरी को इलेक्शन रिग करने में हिस्सा डाला था, दूसरा हिस्सा उन्होंने डाला है ये 63A का फैसला करके, और उसके लिए उन्होंने जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी करवाया, जिस अंदाज में कमेटी तोड़ी, जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला, जस्टिस नईम जस्टिस जिसे कहते हैं अमीनुद्दीन खान को डाला, तो वो लाइक एक पूरा खेल है, आपको नजर आता है वाज़ेह तौर पर, पैटर्न नजर आता है एक क्लियर। तो अब उस सब में वकला आ रहे हैं, वो चैलेंज करने जा रहे हैं, तो इस सब में इतने आसानी से नहीं है कि ये पिटिशन एंटरटेन हो जाएगी, लेकिन वकला अपनी एक पोजीशन क्लियर करेंगे मजीद। और जिस कदम के पिछले कुछ दिनों में आल वकला कन्वेंशन में जो तकारीर हुई, वहाँ पे जितनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई, ठीक है, वो लाहौर से मकसूद बुटर साहब ने, फिर इसी तरह से रियासत अली आज़ाद साहब ने, फिर हामिद खान साहब ने, फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने, इन लोगों ने जो में सब कुछ, जो कोयटा बार के जो सदर हैं, वो बलूचिस्तान बार के वो अफजल साहब, उन्होंने इन लोगों ने जो तकारीर की, जो ज़ुबान इस्तेमाल की, जिस तरह से अपनी हार्ड लाइन पोजीशन ली, उसने तो क्लियर कर दिया कि वकला क्या करेंगे। तो हुकूमत अब ये अफोर्ड नहीं करती, हुकूमत नहीं, इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि हुकूमत तो एक टाउटों की हुकूमत को आप हुकूमत क्या कहेंगे। तो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि 3 कुव्वतें यकजा होने, एक PTI, वकला और JJF, क्योंकि अगर ये 3 कुव्वतें होंगी, आपने PTI के जो क़यादत है वो तो बड़ी हद तक कंप्रोमाइज़ है, लेकिन आप उनके अगर कारकुन देखें तो आपने उस दिन डी चौक में उनकी लड़ाई आपने देख लिया है, उनका आंसू गैस से मुकाबला देख लिया, वो लड़ने को तैयार हैं, वो अब काफ़ी हद तक हार्ड बैटल हार्डर हो गया, ठीक है, मारें खा खा के ना 9 मई के बाद से। JJF के पास फिर अगेन मजहबी ताकत है, उनका बड़ा कैडर स्ट्रांग है, उनकी तंजीम साबित बड़ी स्ट्रांग है, अगर लड़ने पर आए तो वो भरपूर लड़ सकते। तीसरे वकला, अगर ये सदलिया के साथ खेलने की कोशिश करेंगे, कोई लॉयर्स मूवमेंट शुरू होगी और जस्टिस मंसूर अली चार जजेस ने जाके वकला से खिताब करना शुरू कर दिया बाहर से, तो समझे सब कुछ ही तबाह हो गया। फिर ये हुकूमत का, इस हुकूमत को आपको ढूंढना पड़ेगा, ये कहाँ पे होते हैं जी। वो शहबाज शरीफ होते थे, उनको लगाया था फार्म 47 की, उन्होंने इलास्टिक की शलवार पहनी हुई थी, वो किधर है, आपको मिलेंगे ही नहीं कोई। आदम नजीर तारड़ जैसे जो है ना व्यापारी, ठीक है, जिन्होंने आसमा जहांगीर के असूलों को दफन कर दिया, ये आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, ये डीलें करवाने वाले ना सारे। तो वो फिर बड़ा खौफनाक मामला हो जाएगा। और इसीलिए अब इस्टेब्लिशमेंट का एक हल्का अब इस्टेब्लिशमेंट को तजवीज़ कर रहा है कि आप बराए मेहरबानी थोड़ा रास्ता मीडिएशन का निकालें और इस अदालत को तबाह करके सरनगू करने के बजाय इसी अदालत के साथ कुछ पैचअप करें, जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ, और कोई मुस्बत रवैया अपनाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को थोड़ा रिलीफ दें, उनको थोड़ा स्टेप बैक करें ताकि मामला चल सके। अगर लड़ना है तो हम ये लड़ाई लंबी नहीं लड़ सकेंगे, लंबी लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी शिकस्त होगी, ये जीत जाएंगे। तो बेहतर है कि शॉर्ट टर्म गेन की बजाय लॉन्ग टर्म गेन का सोचा जाए और वो बगैर लड़ाई की ही हासिल किया जा सकता है। तो वो वहाँ से भी उधर से भी अंतर आवाज़ें हैं। तो उसके लिए अब जाहिर बात है, अब जो फिर पॉलिसी अपनाई जा रही है उसमें एक तो ये है कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी करवाने की तरफ अब बात जारी है, जो जल्द जारी होने का इम्कान है। और चीफ जस्टिस काजी फैसला को अब जिसे कहते हैं ना, कहा जा रहा है सर आपने हमारी खिदमत तो बहुत की है और हमारी आंखों में आंसू भी हैं कि आप जैसा हमने रियासत की खिदमत करने वाला, कौमी सलामती के मुफादात का ख्याल करने वाला, फ़ौज के इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला, उसके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला, क्योंकि फ़ौज पाकिस्तान का ही तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं तो उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का ही तहफ़्फ़ुज़ चीफ जस्टिस काजी फैसला कर रहे थे। वो चीफ जस्टिस तो कभी नहीं हमें मिलेगा, लेकिन फिर भी हम भारी दिल के साथ आपको अल्लाह हाफिज़ कहने जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको भेजने की तैयारी हो रही है, उनके पेंशन के कागजात और चीज़ें तैयारी शुरू हो गई है। जिसे कहते हैं ना, हनीफ राजपूत से केटरिंग का इंतज़ाम करवाया जा रहा है कि जनाब वो उनका देख लें। तो ये सब कुछ तो वहाँ पर चल रहा है, लेकिन जो एक और चीज़ अब हो रही है कि अब ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान साहब से किसी अहम शख्सियत ने मुलाकात की है और उस मुलाकात के असरात जो आप देख सकते हैं वो ये हैं कि एकदम से PTI जो लड़ने की पोजीशन में थे वो अब ठंडी नज़र आ रही है, कोई बयानात नहीं आ रहे। अली मीन गंडापुर वो
झूठी और मज़ का खेस कहानियाँ बेचे जा रहे हैं। और देखो जी, मैंने तो पेट्रोल तक डलवाया, मेरे पास पेट्रोल की पर्चियाँ जहाँ से रास्ते में डलवाया। भाई तुम तो कह रहे थे मेरे पास ₹1 नहीं था पहले दिन, जब केपी असेंबली में स्पीच की कि मेरे पास ₹1 नहीं था जब मैं निकला वहाँ से, तो पेट्रोल की पर्ची कहाँ से आ गई? तो कम अज़ कम ठीक है, इतनी मज़ का खेस बातें कर रहे हैं। खैर एनीवे, तो वो अब वहाँ पे केपी असेंबली से खड़े होकर अब आईजी इस्लामाबाद को धमकियाँ लगा रहे हैं, नहीं आईजी छोड़ूंगा मैं, दोबारा धावा बोलूँगा। भाई शर्म करो यार। फिर दूसरा क्या उसके असरात आपको नजर आया कि अलकादिर ट्रस्ट में यहाँ पर मामला सजा के करीब पहुंचा हुआ इमरान खान साहब, गुजारी बात है ना, एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवानी तो इमरान खान साहब को सजा ही है ना, क्या उसमें उन्हें। तो वहाँ पर अचानक से जज अबुल इसनात जुल्करनैन वो अडयाला जेल में ट्रायल के लिए जाते ही नहीं है, वो इस्लामाबाद में बैठे रहते हैं, जैसे उनको ऐसा लगता है इल्म था कि इधर एडजर्नमेंट की दरखास्तें आनी हैं। तो साथ ही अडयाला जेल से दरख्वास्त आ जाती है कि जी हम दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए मशक़ें कर रहे हैं अडयाला जेल में, तो अडयाला जेल में मसरूफियात हैं। दूसरी तरफ से पीटीआई के वकील, इमरान खान साहब के वकील दरख्वास्त डाल देते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास के बाद के लिए समात मौखर कर दी जाए। और नैब, जिसको बहुत जल्दी थी इमरान खान साहब को सजा दिलवाने की, वो भी कह देता है कि हमें इस केस को लंबे अरसे के लिए इल्तवा रखने पर कोई एतराज़ नहीं है। और जज अबुल इसनात जुल्करनैन जो 2 दिन की एडजर्नमेंट नहीं देते थे, उन्होंने 19 तारीख तक का, जिसे कहते हैं ना, समात मुलतवी कर दी। तो कहीं ना कहीं तो ये कंसेंसस था, और ये इसीलिए था कि अगर अडयाला जेल में ये दरखास्तें फ़ाइल होती और अडयाला जेल में अबुल इसनात जुल्करनैन जाके जज जो थे वो हेयरिंग करते और वहाँ पर उनके सामने दरखास्तें आती और फिर वो एडजर्न करते भी, तो फिर भी मकसद पूरा ना होता, क्योंकि फिर उस वक्त सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद होते, इमरान खान साहब मौजूद होते, तो कोई ना कोई प्रेस टॉक इमरान खान साहब को करनी पड़ती, कुछ ना कुछ। ये जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है उसमें जो वाक़या हुआ है, जो अली मीन गंडापुर के साथ हुआ है, उस पर कुछ ना कुछ उनको बोलना पड़ता, और वो नहीं बोलना चाहते थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक बड़ी मुलाकात हो चुकी थी। उस मुलाकात में कुछ ना कुछ ऐसा, जिसे कहते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBMs हुए थे कि उसके लिए कहा गया कि अब दोनों तरफ ज़रा खामोशी इख्तियार करेंगी और उसके बाद अब शायद आगे बातचीत का रास्ता खुलना है। ये कौन शख्सियत क्या है, ये भी हम मामला आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस सब पे एक जो चीज़ है वो हुकूमत के लिए एक परेशानी शायद इसमें पैदा हो रही है, और वो यही है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब को बातचीत कर रहे हैं, तो फिर क्या इसके, जिसे कहते हैं वो, कोलेटरल डैमेज में इस हुकूमत को ही नुकसान होगा। ज़ाहिर बात है सियासत के खेल में यही होता है। जब शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत शुरू की थी, मियां नवाज शरीफ साहब ने बातचीत शुरू की थी, तो अल्टीमेटली इमरान खान साहब भी रुखसत हुए थे और फिर ये लोग आए थे। तो क्या उस तरफ भी होगा, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही गंदा खेल होगा अगर सब ने अपना इक़्तिदार लेने के लिए अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट से ही बातचीत करनी होती है, विल ऑफ द पीपल के ऊपर इंसार नहीं करना होता, अपने वोटर के ऊपर इंसार नहीं करना होता, तो फिर ये कारकुन किस लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, जेलें जाते हैं, मारें खाते हैं, अपने घर तोड़वाते हैं, अपनी बेटियां अगवा करवाते हैं, अपनी कोई इस सिलसिले को रुकना होगा। तो बहरहाल अगर ये हमारी सियासी क़यादतें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही देखती रहेंगी, तो फिर तो ये सिलसिला नहीं रुकेगा। लेकिन जो भी हो रहा है हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। आज मज़ीद भी दिन को बताएंगे, क्या मौलाना फजल रहमान साहब को बताते हैं, हम इस सब पर आपको अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।